डॉक्टर मधुलता शुक्ला जी, आप जी। जीवी कॉलेज रामगढ़ कैमूर में रसायन विज्ञान की विभागाध्यक्ष हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। मधुलता जी, परसों ही हमने शिक्षक दिवस मनाया है, तो बात भी यहीं से शुरू करते हैं। आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मधु जी, कितना गौरवपूर्ण है शिक्षक होना। शिक्षक होना मेरे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं बांटते, बल्कि वो भविष्य का निर्माण भी करते हैं। और हम जैसे शिक्षक हैं, तो विद्यार्थियों के भीतर जो छिपी हुई उनकी क्षमताएं होती हैं, उनको पहचान कर उनको उजागर करते हैं और उनको एक नई दिशा देते हैं। तो गौरव इस बात में है कि शिक्षक समाज के जड़ों को सींचते हैं। जी जी, बहुत खूब। और जी, और एक बात और बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर कि आज मुझे गौरव इस बात की भी है कि मेरे जो बाबा थे, मेरे मम्मी पापा, वो सब भी शिक्षक थे। अरे तो वाह! आज मुझे जी, आज शिक्षक होने में बहुत ही मुझे गौरवान्वित महसूस होता है। और शिक्षक होने का धर्म एक और है कि जब कभी हमारे बच्चे जो परेशान होते हैं, पता चला कि जैसे इंटर पास किया, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, या फिर साइंस में भी क्या सब्जेक्ट लेना है। तो अगर हम बच्चे को पढ़े पढ़ाए रहते हैं, तो क्या होता है कि ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको सही रास्ता चूज करें, क्योंकि हम उनको जैसे पढ़ते हैं पढ़ाते, तो उनकी कमी है क्या, अच्छाई है क्या, बुराई है क्या, उनकी खूबी है क्या, कमी है, वो सब हम जानते हैं। तो शिक्षक केवल एक पेशा ही नहीं है, बल्कि एक महान उत्तरदायित्व है और समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है ये। मधुलता शुक्ला जी, आपने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अध्यापन से संबंधित कई अनुप्रयोग किए हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान समय में एमएससी या पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम हुई है। जी। क्या वजह है इसकी, और विज्ञान की पढ़ाई को रुचिकर कैसे बनाया जाए? अ, सबसे पहले तो हम आपको जो आपने दूसरा वाला सवाल किया, तो सबसे पहले मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ कि विज्ञान की जो पढ़ाई है, जी उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। जी जी। तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जैसे बच्चों को केवल टेक्स्ट बुक जो हम लोग पढ़ाते हैं ना पढ़ा करके, उनसे हम लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, या फिर जो पढ़ाई को हम लोग जो जीवन में जो चीजें चल रही है, या पंखा चल रहा है या फिर मोबाइल ही है, तो उसके प्रिंसिपल क्या है, किस पर काम करता है, उस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जी तो साइंस की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब काम हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज की बच्चों को पिक्चर्स या मॉडल्स से समझाया जा सकता है, और बच्चों में क्विज भी करा सकते हैं हम लोग, और बच्चों को असाइनमेंट वगैरह देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, जिससे कि वो लोग अपना इनोवेटिव जो उनके माइंड में है, वो सब भी थोड़ा सा निकल करके सामने आए। और जी। आपकी जो दूसरी बात है, जो कि हमारे यहाँ एमएससी और पीएचडी में बच्चे क्यों कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि आजकल केवल बच्चे यूजी, बीए, बीएससी कर करके छोड़ देते हैं और एमएससी में नहीं जा पाते हैं, नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। जी तो मेरी समझ से इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि आप देख रहे होंगे कि बिहार के बहुत सारे कॉलेजेस में एमएससी की पढ़ाई नहीं होती है। हम अपने बिहार की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कुछ ही कॉलेजेस है जहाँ की एमएससी की पढ़ाई होती है। तो बच्चे जो दूरी के चलते, जैसे कॉलेज बहुत दूर है, तो उसके चलते भी कुछ नहीं जाते हैं, एडमिशन नहीं कराते हैं। अगर गर्ल्स की बात करें, जो लड़कियां हैं, तो दूर होने के चलते वो गार्जियन उनको परमिशन भी नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सुनने में आता है कि गार्जियन परमिशन नहीं दे रहे हैं कि आप उतने दूर जाके पढ़ाई करो। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मुझे जहाँ तक लगती है कि ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरी बात, ये तो बात हो गई आपकी एमएससी की, और बात करते हैं अगर पीएचडी की, तो इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कमी है।
क्योंकि रिसर्च करने के लिए बहुत सारे आपको इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बच्चों को दूसरे यूनिवर्सिटी जा करके और उनको जा करके वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को रिसर्च करने के लिए, जो बच्चे पीएचडी में इनरोल्ड होते हैं, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो जैसे बीएचयू में है या फिर किसी अदर बड़े इंस्टीट्यूट में आप बात करेंगे तो हर जगह पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप होते हैं, लेकिन अपने बिहार में बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो मैं गवर्नमेंट से भी आग्रह करूंगी कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा भी तो जरूरी है, क्योंकि पीएचडी जब हम लोग जिस एज में करने लगते हैं तो हम जी लोग सोचते हैं घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जी तो बिल्कुल। आपको, हाँ, तो हम लोग सोचते हैं ना कि अगर मान लीजिए 25-26 के ऊपर जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या कि अब घर वालों से भाई पैसा मांगना भी बहुत सोचना पड़ता है। तो पीएचडी के समय हम लोग का एज लगभग वही होता है। तो जी गवर्नमेंट को थोड़ा सा चाहिए कि स्कॉलरशिप पीएचडी स्कॉलर्स को जरूर दे, क्योंकि रिसर्च जो होती है वो हमारे देश की प्रगति की रीढ़ होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। जी, तो ये जो रिसर्च की स्थिति है बहुत अपने देश में बहुत चिंताजनक हो गई है। तो एमएससी या पीएचडी के बाद और दूसरी चीज ये भी है कि जो बच्चे एमएससी या पीएचडी करते हैं उनको रोजगार की भी जो सर्टेनिटी होती है कि नहीं, आप जैसे बीटेक हम करते हैं तो है कि भाई इंजीनियरिंग का आप कोर्स कर लिए तो आपको एक कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। लेकिन जी अगर आप एमएससी और पीएचडी करते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है कि जरूरी नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो लोग इस क्षेत्र में थोड़ा सा ये भी है कि नहीं आना चाहते हैं। जी। बाकी आप बहुत सारी रीजन है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये थोड़े थोड़े रीजन ये भी हैं। प्रोफेसर साहिबा, इस समय तो इसरो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। फलतः विद्यार्थियों के वैज्ञानिक बनने के सपने भी परवान चढ़ने लगे हैं। क्या कुछ करना चाहिए कि विद्यार्थियों को ऐसे ऊंचे सपने पूरे करने के लिए? अर्चना जी, आप स्पेस साइंस की बात कर रही हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो स्पेस साइंस में अगर कोई भी बच्चा करियर बनाना चाहते हैं तो एक्चुअली ये स्पेस साइंस अपने आप में बहुत ही एडवेंचरस और चैलेंजिंग टास्क है। बहुत ही इसमें एडवेंचर है, और जो लोग एडवेंचर करना पसंद करते हैं वही लोग इस तरफ जाना चाहेंगे। और इसे पूरा करने के लिए बच्चों को मेरी समझ से मैथ्स और फिजिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और नए नए टेक्निक्स की भी जानकारी उनको होनी चाहिए। जी और हायर एजुकेशन के पढ़ाई के वक्त बच्चों को फिजिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे आपने बात की इसरो और नासा की, जी तो जो बच्चे स्पेस साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको इसरो और नासा जैसे संस्थाओं से शुरू में थोड़ा सा ग्रेजुएशन के बाद या इस तरह से उनको जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूट छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कई प्रोग्राम कराते हैं, उसमें वैसे बच्चों को भाग लेना चाहिए जो कि अपना स्पेस साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जब वो लोग कुछ कुछ नए प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम निकालते हैं, कभी कभी होता है क्विजेज करते हैं, तो या फिर कुछ होता है स्कॉलरशिप देते हैं, इंटर्नशिप कराते हैं, तो उस समय जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में जाने के लिए तो उनको ये सब ध्यान रखना चाहिए और इंटर्नशिप वगैरह करते रहना चाहिए इस इसरो या नासा जैसे संस्थानों में जब वो मौका देते हैं तो। जी। शुक्ला जी, विज्ञान की बात चल रही है तो नई शिक्षा नीति अपने आप प्रासंगिक हो जाती है। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। हम्म। आपकी दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति में कौन सी खास बातें हैं? अर्चना जी, जैसे जो एनईपी है, नई शिक्षा नीति है जो 2020 में लागू हुई है हमारे देश में, तो इसमें पुराने वाले से अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे बदलाव लाए हैं।
तो पुराने वाले में क्या था कि आपको अगर आप साइंस या आर्ट्स लेकर के पढ़ रहे हैं या फिर मतलब कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या था कि आप उसी में से जो स्ट्रीम होते हैं, वो हम जैसे साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, यही सब्जेक्ट थे जो हम लोगों को पढ़ने होते थे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, तो इन्होंने बदलाव करके और ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब कि आप अलग अलग डिसिप्लिन में आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। कि अगर मान लीजिए कि कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का बच्चा है और यूजी या पीजी में साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, लेकिन पहले के जमाने में क्या था कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का जो बच्चा था, साइंस या तो वो साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। लेकिन इन एनईपी के अंदर क्या किया इन्होंने कि अगर कोई हिस्ट्री या फिजिक्स का बच्चा है, तो वो एक दूसरे से इंटरचेंज, मतलब कि साइंस वाले बच्चे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हैं और आर्ट्स या साइंस वाले बच्चे भी हमारे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी साइंस में आकर के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आज इसका कोई बाउंडेशन नहीं रह गया है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, आपकी अगर इच्छा है कि साइंस का कोई एक बच्चा है और पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से लेकर के इस एनईपी के अंदर पढ़ सकता है, जो कि हमारे बिहार में भी लागू हो गया है। अब जो पहले यूजी का कोर्स था वो 3 साल का हुआ करता था, एनईपी में वो 4 साल का हो गया है। और इसके अंदर एनईपी में जो है वो रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर भी ज्यादा बल दिया गया है। तो बच्चों को प्रोजेक्ट और अलग अलग एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि मेरी समझ से बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर बच्चे अब एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे या प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ अपना इनोवेशन जरूर दिखाएंगे, जहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो एनईपी में साइंस की पढ़ाई, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज और एक है कि एनईपी में जो साइंस की पढ़ाई है वो रीजनल लैंग्वेज में या मातृभाषा में करने का भी निर्णय लिया गया है। तो जिससे बच्चे क्या होगा कि अच्छे से समझ सकेंगे वो। और जो अभी हमने बताया कि जो हायर एजुकेशन में यूजी का जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई होती थी पहले 3 साल की होती थी, और उस समय अगर कोई बच्चा छोड़ दिया है पढ़ाई, 2 साल, मान लीजिए 1 साल करके छोड़ दिया या 2 साल करके छोड़ दिया, तो उसके सारे जो समय होते थे वो बर्बाद हो जाते थे, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। ठीक है। तो लेकिन आज के डेट में क्या है कि अगर कोई बच्चा 1 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर 1 साल करता है तो उसको यूजी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल पर कोई बच्चा मान लीजिए बाई चांस किसी वजह से छोड़ देता है, तो उसको यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और 3 साल पर अगर वो बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो उसको यूजी डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और 4 साल पर अगर वो बच्चा मतलब पूरा कोर्स पूरा करता है तो उसको यूजी डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम आज के डेट में कह सकते हैं कि जो एनईपी के अंदर जो पढ़ाई है, पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि पहले जैसे हमने बताया ना अभी कि 2 साल से अगर छोड़ता है तो क्या है, उसका पूरा समय बर्बाद हो गया बेचारे का। लेकिन अभी जो 2 साल में अगर कोई बच्चा छोड़ता है और 2-3 साल के बाद फिर कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो उसमें कंटिन्यू भी कर सकता है वहां से। तो ये सारी चीजें हैं थोड़ी सी कि एनईपी सुविधा दे दिया है बच्चों को कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा और इसके अंदर आप नए नए टेक्निक्स को सीखेंगे। तो एनईपी मेरी समझ से एक अच्छा काम कर रहा है अभी, या अच्छा सुझाव है गवर्नमेंट का। जी, मधुलता शुक्ला जी, आपको आईआईटी एवं बार्सिलोना स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से लेक्चर का निमंत्रण मिला है। आपको बधाइयाँ। हमारे श्रोताओं को इस संबंध में कुछ जानकारी दें। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा पढ़ने पढ़ाने के अलावा रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रहता है जी। तो मैं अपने बिजी शेड्यूल में से हमेशा प्रयास करती हूँ कि रिसर्च के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालें। और अपने जो मेरे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर आज हमारे यहाँ लैब में काम करते हैं,
जी। उनके साथ कुछ समय बिताऊं, उनके यहाँ उनके साथ क्या नई नई रिसर्च हो रही है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करते हैं। ये हमारे रोज का डेली रूटीन है। तो आपको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी तक मैंने लगभग 50 से ऊपर पेपर और बुक चैप्टर्स, इंटरनेशनल बुक चैप्टर्स और पेपर्स पब्लिश किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं। और 15 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं भाग भी ले चुकी हूँ, जिसमें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, जी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इत्यादि बहुत सारे हैं जो कि जहाँ की मैं लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ। तो और आपको यह बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि जो मेरे रिसर्च एक्टिविटी को देखते हुए CRSI जो संस्था है, केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी। जिसके फाउंडर भारत रत्न प्राप्त किए हुए CNR राव सर हैं, तो उन्होंने मुझे बिहार और झारखंड के जो लोकल चैप्टर है CRSI का, उसका कन्वीनर भी बनाया है। अरे वाह। और जी, और रही बात अलग अलग कॉन्फ्रेंस में मौका मिलने की, तो आपको बता दूं कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मतलब केवल हम लोग पेपर ही प्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि जो जो बहुत जगह से आए हुए, बहुत इंस्टीट्यूट से आए हुए जो फैकल्टीज होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनके साथ मिलना या इंटरेक्शन करना भी होता है। तो हम लोग अगर मान लीजिए मैं रिसर्च कर रही हूँ तो बहुत सारे पेपर्स को मैं भी ढूंढती हूँ, देखती हूँ, करती हूँ, उनके साइटेशंस मैं करती हूँ। तो इसी क्रम में लोग हमारे भी लगभग 750 के लगभग साइटेशंस हो चुके हैं। तो इतने सारे पेपर्स में हमारे पेपर को किसी न किसी ने अपने वर्क को बताया है कि इन्होंने ऐसा किया। तो इसी तरह से लोग अप्रोच करते हैं। तो इसी में हम लोग मिलते, अलग अलग संस्थानों में जो कॉन्फ्रेंस होते हैं तो हम लोग मिलते रहते हैं, और इस तरह से हम लोगों का सर्किल बढ़ता जाता है और जी। कुछ न कुछ कभी न कभी मौका मिलता रहता है। जी। तो जी। तो बहुत अच्छा रहता है हम लोगों को वहाँ पर कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करना, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। अभी IIT पटना में भी है, आपने नाम लिया, तो IIT पटना में भी यहाँ पर जो सोसाइटी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि देश के कोने कोने से लोग, सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं। IIT बेंगलोर से आपको मतलब हर एक जगह से, जितने भी आप इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, हर जगह से, आईसर कोलकाता, मतलब हर जगह के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। उसमें भी मैं सेशन शेयर करने के लिए वहाँ पर इनवाइटेड हूँ, जो कि जी। अक्टूबर में ही होने वाला है अभी। आपको एक बार फिर बधाइयाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मधुलता शुक्ला जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, आप सभी का, सभी श्रोताओं का भी, तथा आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।